अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की बेसिस के बारे में। देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की बेसिस क्या हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ ज्यूरिस्ट ने क्या बात की है। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखें कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना, उसके ऊपर हमेशा बात होती रहती है और अब भी होती है कि ये एक्चुअली है क्या, इसकी जो नेचर है, इसकी जो बेसिस है, इसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज़ पेश की हैं। किसी ने इसको नेचुरल लॉ कहा है, किसी ने कहा कि ये मैन मेड लॉ है, किसी ने इसको कस्टम के ऊपर कहा कि ये कस्टमरी लॉ है। सो इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपने व्यूज़ पेश किए हैं। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर कोई बुनियादी तौर पे 6 थ्योरीज डिफरेंट किस्म की आ चुकी हैं इंटरनेशनल लॉ की बेसिस के हवाले से। ये इसकी बेसिक क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह डील किया जाए। सो ये जो 6 थ्योरीज हैं, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल लॉ थ्योरी ये क्या कहती है। इस थ्योरी के जो मानने वाले हैं उनको नेचुरलिस्ट बोला जाता था और इनका मानना ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये जो नेचर है उसका एक पार्ट है। जो लॉ ऑफ नेचर है ये इसका एक बुनियादी हिस्सा है। अब लॉ ऑफ नेचर में कौन सी चीज़ें आती हैं, ऐसे लॉज जो मैन मेड नहीं है, जो इंसानों ने, लोगों ने नहीं बनाए, जैसे मॉरल लॉ है, लॉ बेस्ड ऑन रीज़न है, यूनिवर्सल लॉ है, हायर लॉ है। ये वो सारे कवानीन हैं जो नेचर की तरफ से दिए गए हैं। ये इंसान की फितरत में मौजूद होते हैं, ये इंसान ने खुद नहीं बनाए हैं। सो ये जो थ्योरी है नेचुरल लॉ थ्योरी, ये इसका मानना ये है कि इंटरनेशनल लॉ भी एक्चुअली जो लॉ ऑफ नेचर्स हैं उनका एक हिस्सा, एक बुनियादी जुज़ है। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद ये कहते हैं कि जनाब जो दूसरे लॉज हैं, मैन मेड लॉज, जिनको हम पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ भी बोलते हैं, वो उसको, इनको ये रिजेक्ट करते हैं, ये मुस्तरद करते हैं। ये कहते हैं ये चीज़ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ जस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ। ये नेचुरल लॉ है, इसका ताल्लुक फितरत से है, इसका ताल्लुक कुदरत से है, इसका ताल्लुक इंसान की फितरत से है, बाकी ये मैन मेड लॉ नहीं है। इस थ्योरी के जो मानने वाले हैं उसके अंदर पेनरॉफ, थॉमस, रदरफोर्ड, हचिसन इनके नाम आते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म वो यही होता है कि ये बिल्कुल जो है ना, कस्टम्स और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते, बिल्कुल उसको इग्नोर करते हैं। तो ये इनके ऊपर एक तनकीद होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार, कस्टम्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी तो एक हकीकत है ना। लोग, रियासतें, कंट्रीज़ आपस में माहदे करते हैं, उनके पुराने कस्टम्स हैं, उनके ऊपर ये आप आपस में इनका ताल्लुकात बहाल है, तो आप इनको किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। सो ये है जनाब नेचुरल लॉ ऑफ थ्योरी। इनका मानना ये है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ नेचर। ये नेचर के कवानीन का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, बाकी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई मैन मेड लॉ नहीं है, ये कोई पॉजिटिव लॉ नहीं है। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी है इंटरनेशनल लॉ की बेसिस के हवाले से, वो है पॉजिटिव लॉ थ्योरी। ये बिल्कुल अगेंस्ट है नेचुरल लॉ थ्योरी के। इनका मानना है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये नेचुरल लॉ नहीं है, बल्कि ये आउटकम है कस्टम्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का। यानी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, ये जो कस्टम्स होते हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं जो इंसानों ने खुद बनाई हैं, ये जो रियासतों ने खुद बनाई हैं, यही एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ है। और इसके जो मानने वाले हैं उसके अंदर वॉन मैटिसन, जे स्टार्क और बेन शॉर्क और इसके अलावा ब्रेली, इनके नाम आते हैं। और इनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये जो नेचुरल लॉ है ये बिल्कुल इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये नेचुरल लॉ को मानते ही नहीं है। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर नेचुरल लॉ का कोई किरदार ही नहीं है, कोई उसकी अहमियत ही नहीं है। सो इनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टम्स के ऊपर और ट्रीटीज़ के ऊपर है। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जस्ट कस्टम्स और ट्रीटीज़ हैं, ये कोई नेचुरल लॉ नहीं है, ये कोई मॉरल लॉ नहीं है, ये कोई लॉ ऑफ रीजन्स नहीं है। ये है दूसरी थ्योरी। इसके बाद जो तीसरी थ्योरी आती है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल के हवाले से, वो है ग्रोटिन की थ्योरी। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये ना बीच का रास्ता लेते हैं। ये कहते हैं कि जी इंटरनेशनल लॉ नेचुरल भी है और पॉजिटिविस्ट भी है। यानी इसके अंदर मैन मेड लॉज भी आते हैं और नेचर के कवानीन आते हैं। तो ये एक्चुअली इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी जो थ्योरी है उसके 3 जुज़ हैं, 3 यानी कि पार्ट्स हैं या बेसिस हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ रीज़न, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉ, यानी कि आपका रीज़न क्या कहता है, आपकी फितरत क्या कहती है, आपकी इंटेलेक्ट क्या कहती है।
इसके अलावा दूसरा कस्टम्स और ट्रीटीज़, और कस्टम ट्रीटीज़ मैन मेड हैं और लॉ ऑफ रीजन जो है ना मैन मेड नहीं है। सो ये कहते हैं कि आप मैन मेड लॉस को और नेचुरल लॉज को दोनों को मिक्स करेंगे तो जाके इंटरनेशनल लॉ बनेगा। वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की जो बेसिस है उसमें इन दोनों का अहम जुज है, ये दोनों ही अपना अहम किरदार अदा करते हैं। ये नहीं कहते कि सिर्फ नेचुरल लॉ नहीं है या सिर्फ मैन मेड लॉ है, ऐसा कुछ नहीं कहते, ये दोनों को इस्तेमाल करते हैं। यानी दोनों जो थ्योरीज जो मैंने आपको पहले बताई हैं ये कहते हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल करके ही हम इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन और उसकी बेसिस तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो चौथी थ्योरी है वो है कंसेंट थ्योरी। वो ये कहते हैं कि एक्चुअली जो इंटरनेशनल लॉ है ना उसमें जो स्टेट्स का जो कंसेंट है, उनकी जो रजामंदी है वो अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि स्टेट जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को तब फॉलो करती हैं जब वो उनकी रजामंदी होती है। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। सो वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेट की कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टेट किसी चीज़ को मानती हैं तो वही इंटरनेशनल लॉ होगा, अदरवाइज इंटरनेशनल लॉ की कोई अपनी कोई अहमियत नहीं है। वो ये नहीं कहते कि ये नेचुरल लॉ है या ये मैन मेड लॉ है, ये इस चीज़ में नहीं पढ़ते। ये सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर रियासत कोई कहती है कि ये इंटरनेशनल किसी चीज़ के ऊपर वो रजामंदी या अपना कंसेंट शो करते हैं तो तभी इंटरनेशनल लॉ वजूद में आता है। अच्छा जी, इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये है कि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करते, उसको रिजेक्ट करते हैं। हालांकि रियासतें जो है ना बाज़ औक़ात कुछ कस्टम्स के ऊपर भी बात यानी कि अमल करती हैं, और वो कस्टम्स बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके ऊपर वो उनकी कंसेंट हो ना हो उनको उन्होंने अमल करना होता है। यानी जो कस्टम्स होते हैं ना वो स्टेट्स के कंसेंट के अगेंस्ट भी होते हैं। मतलब छोटी कुछ स्टेट्स हैं, कमज़ोर रियासतें हैं, कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, उनको कस्टम्स के ऊपर मजबूरन अमल करना पड़ता है, उनकी कंसेंट हो या ना हो। तो ये जो है ना क्रिटिसिज्म इसके ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर होता है। ये थ्योरी तो सिर्फ यही कहती है कि अगर कोई रियासत कंसेंट देती है तभी वो इंटरनेशनल लॉ वजूद में आएगा, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होता है कि हालांकि कुछ कंडीशन के ऊपर कुछ ऐसे कस्टम्स भी होते हैं जिसके ऊपर रियासत की कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए, फिर भी वो उनको उस पर अमल करना होता है। सो ये और थ्योरी है। इसके बाद एक दूसरी थ्योरी है पैक्टा सुंट सर्वेंडा। ये एक लैटिन टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। ये कहते हैं कि जी इंटरनेशनल लॉ के अंदर रियासतें जो है ना वो जब एग्रीमेंट करती हैं तो उसकी बुनियाद वो गुड फेथ होती है। वो क्योंकि वो चाहती हैं कि हम एग्रीमेंट करें, हमारे ताल्लुकात इस्तवार हों, हम बातें करें, हम आपस में लेन देन करें। तो यानी ये सारा जो इंटरनेशनल लॉ है ना वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। सो इंटरनेशनल लॉ की जो बेसिस है इस थ्योरी के मुताबिक वो ये है कि ये सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आर्टिकल 6 जो 26 है जो वियना कन्वेंशन है लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 वो भी इसी की बात करता है। लेकिन इस थ्योरी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो यही आता है कि भाई आप भी तो वही बात कर रहे हैं, यानी कस्टम्स की बात कर रहे हैं, कस्टमरी लॉ की बात कर रहे हैं, ये कस्टमरी लॉ का हिस्सा है, तो आप भी बोल दें कि ये कस्टमरी लॉ है। आप ये क्या मतलब अपनी तरफ से एक नई चीज़ निकाल के ले आ रहे हैं कि जी एग्रीमेंट होगा, लेकिन एग्रीमेंट भी तो कस्टमरी लॉ के अंदर होता है ना। यानी ये जो कस्टम्स बने हैं रियासतों के दरमियान, इसकी बुनियाद भी तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हुआ होगा तभी कोई कस्टम वजूद में आया ना। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, लेकिन ज़्यादा इनका फोकस एग्रीमेंट के ऊपर होता है कि एग्रीमेंट ही रियासतों में जब होते हैं तभी इंटरनेशनल लॉ वजूद में आता है। और उसका उन्होंने एग्जांपल दिया है आर्टिकल 26 ऑफ द वियना कन्वेंशन 1969। इसके बाद जो लास्ट थ्योरी आती है वो आती है फंडामेंटल राइट्स। ये लोग कहते हैं कि जी एक्चुअली अगर रियासत ना भी हो तब भी इंसान जो है ना एक नेचुरल स्टेट के अंदर रहता है। मतलब अगर कोई रियासत नहीं है, आप किसी ज़मीन के ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रियासत का कॉन्सेप्ट नहीं है, तब भी इंसान एक नेचुरल, यानी ये जो नेचर है, ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी कायनात है, ये भी एक नेचुरल स्टेट है। सो उसके बावजूद कि आप नेचुरल स्टेट में रहते हैं तो तब भी आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हालांकि वैसे तो फंडामेंटल राइट्स आपको तभी मिलते हैं जब आप किसी मुल्क का हिस्सा होते हैं, किसी मुल्क के आप बाशिंदे होते हैं, आपकी सिटीज़न होती है, आपकी नेशनलिटी होती है। जिस तरह मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मेरे भी एक कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं किसी कंट्री में नहीं रहता, किसी ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे कोई हुकूमत ही नहीं है, तब भी मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे। इसके अलावा ये लोग मज़ीद ये कहते हैं
कि जिस तरह इंसानों के फंडामेंटल राइट्स होती हैं, इसी तरीके से रियासतों के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। यानी एक रियासत है, जैसे कोई भी कंट्री है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, यूके है, अफगानिस्तान है, रशिया है, यूएसए है, इनके भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। सो इंटरनेशनल लॉ जो है ना, एक्चुअली उसका काम सिर्फ और सिर्फ इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड यानी प्रोटेक्ट करना है। सो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की जो बेसिस है वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टेट्स है। जिस तरह इंसानों के हकूक़ को प्रोटेक्शन दी जाती है, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, इसी तरीके से रियासतों के भी फंडामेंटल राइट्स हैं और इंटरनेशनल लॉ का काम ये है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि चलो चलो जी मान लेते हैं कि जी रियासतों के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उनको इन्फोर्स कौन करवाएगा? मतलब इन रियासतों को कौन, इनके फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोवाइड करेगा? देखें, जब आप मुल्क में रहते हैं, किसी मुल्क के आप शहरी होते हैं, जो आम लोगों हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो उनकी रियासत प्रोवाइड करती है ना, उनकी हुकूमत देती है, उनकी अदालतें मेक श्योर करती हैं। लेकिन जो रियासतों के फंडामेंटल राइट्स होंगे वो कौन मेक श्योर करेगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये जनाब इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, इनके ऊपर इस थ्योरी के ऊपर तनकीद होती है। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ थ्योरीज देखी जो हमें बताती हैं कि एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ की बेसिस क्या। सब ने अपना अपना व्यू पॉइंट पेश किया है, सबके अपने अपने पॉइंट्स भी हैं, उनके ऊपर उनके 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 ऊपर क्रिटिसिज्म भी हैं, उनके कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें हैं। सो ये सारी थ्योरीज जो है ना इस्तेमाल होती हैं जब भी हम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर ऐसा है ना तो यार शेयर कर लो, सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजो। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।